काली और गोरी बहू के लंबे बाल। भारती के लिए आज बड़ा ही खुशी का दिन होता है, क्योंकि भारती के दोनों बेटे प्रदीप और अर्जुन की आज कोमल और बरखा नाम की लड़कियों से शादी होती है। कोमल रंग रूप से काली होती है, लेकिन कोमल के लंबे काले घने बाल हर किसी को पसंद आते हैं। वहीं बरखा रंग रूप में सुंदर होने के साथ साथ उसके भी लंबे बाल और काले बाल थे। शादी के बाद दोनों बहुएं अपने ससुराल आ जाती हैं। भारती अपनी दोनों बहुओं का स्वागत करती है। शादी के बाद जहां कोमल अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां निभाती है, वहीं बरखा सिर्फ अपने लंबे बालों को संवारने में लगी रहती है। अरे बरखा बहू, तू यहाँ पर बैठी है और मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। आज तेरी और उस काली की पहली रसोई है। जाकर किचन में अपनी पहली रसोई की तैयारी कर। ठीक है माँ जी। अपनी सास की बात सुनकर बरखा मुंह बनाते हुए किचन में जाती है और अपनी पहली रसोई की तैयारी करने में लग जाती है। थोड़ी देर में बरखा और कोमल अपनी पहली रसोई का खाना बना कर ले आती हैं और सबको सर्व करती हैं। कोमल के लंबे बालों की वजह से उसके बाल प्लेट में रखी दाल में जाने लगते हैं, जिसे देखकर कोमल जैसे ही अपने बालों को पीछे करती है तो बालों में लगी दाल के छींटे जाकर सीधा भारती की आंखों में लगते हैं। हे भगवान, मेरी आंखें जल गई। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो बस अपने बालों को पीछे कर रही थी। चुप कर तू, मैं जानती हूँ ये सब तूने जानबूझकर किया है। इतना कहकर भारती गुस्से में कोमल के बालों को पकड़ते हुए कहती है, तेरी शादी मैंने अपने बेटे से इसीलिए करवाई थी क्योंकि तेरा बाप दहेज में बहुत सारी चीज दे रहा था। अगर दहेज की बात ना होती तो तुझ जैसी काली लड़की से मैं अपने बेटे की शादी कभी नहीं करवाती। अपने इन लंबे काले घनी जुल्फों को संभाल कर रख, वरना काट कर तेरे हाथों में थमा दूंगी। इतना कहकर भारती वहां से चली जाती है और बेचारी कोमल रोती रह जाती है। ये सब देखकर बरखा मन ही मन बहुत खुश होती है और बरखा के खुद के लंबे बाल होने के बावजूद भी बरखा कोमल से जलती थी और वो उसे परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। अरे कोमल, कहाँ जा रही हो? आज संडे है ना, तो मैं बालों को धोने के लिए जा रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम नहा लो, मैं भी जाकर नहा लेती हूँ। कोमल जैसे ही बाथरूम में नहाकर निकलती है तो बरखा सारा का सारा बचा हुआ शैम्पू फेंक देती है। थोड़ी देर बाद जब भारती नहाने के लिए जाती है तो शैम्पू को खत्म होता देख वो अपनी दोनों बहुओं से पूछती है, कल ही मैं शैम्पू की नई बोतल लाई थी, ये सारा शैम्पू एक दिन में कैसे खत्म हो गया? लगता है माँ जी, कोमल ने ही सारा शैम्पू खत्म कर दिया। देखिए, कोमल के बाल भी गीले हैं। शैम्पू क्या फ्री में आता है जो तूने सारे शैम्पू की बोतल खाली कर दी? नहीं माँ जी, मैंने तो बस थोड़ा सा शैम्पू लिया था। माना मेरे बाल लंबे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बालों पर पूरी शैम्पू की एक बोतल खाली कर दूं। तेरी इतनी हिम्मत कि अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगी। इतना कहकर भारती पास में रखी कैंची को उठाती है और सामने से कोमल के थोड़े बाल काट देती है। मेरे बालों को छोड़ दीजिए, मेरे बालों को मत काटिए। अभी तो बस तेरे ये थोड़े बहुत बाल काटे हैं। अगर आइंदा मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश की तो पूरा का पूरा टकली कर दूंगी, समझी? इतना कहकर भारती और बरखा वहां से चली जाती हैं और बेचारी कोमल अपने कटे हुए बालों को अपने हाथों में लेकर रोने लगती है। कोमल पर दिन उसकी सास और बरखा के सितम बढ़ते ही जा रहे थे और बेचारी कोमल इन सभी चीजों को सह रही थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन, जीरा ले लो जीरा, 1 किलो बाल पर 500 ग्राम जीरा, 2 किलो बाल पर नया बर्तन ले लो, जीरा वाला। माँ जी बाहर जीरे वाला आया है। 1 किलो बाल पर वो 500 ग्राम जीरा दे रहा है। आपको तो पता है आजकल जीरा कितनी महंगी हो गई है और जीरे के बिना तो कोई सब्जी भी नहीं बनती। हाँ बहू, ये तो तू ठीक कह रही है, लेकिन हम 1 किलो बाल लाएंगे कहाँ से? माँ जी, ये तो वही बात हुई ना कि बगल में छोरा और गाँव में ढिंडोरा। उस कल्लू माई के बाल है ना, उसे ही काट कर हम जीरे वाले को दे देते हैं, बदले में हमें बहुत सारा जीरा मिल जाएगा। हाँ बहू, सही कहा, अब ऐसा ही करना होगा। इतना कहकर भारती कोमल को बुलाती है। जी माँ जी, बोलिए क्या हुआ? जा बरखा, इसके हाथ पकड़ ले, मैं कैंची से इसके बाल काट देती हूँ। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? और आप मेरे बालों को क्यों काट रही हैं? अब मैंने क्या किया? और बरखा छोड़ो मेरे हाथ क्यों पकड़ लिए तुमने? तेरी काली शक्ल तो हमारे कुछ काम की नहीं है, लेकिन तेरे ये लंबे बाल तो हमारे काम के हैं। तेरे ये लंबे बाल काट कर हम बाहर जीरे वाले को दे देंगे और वो इसके बदले में हमें जीरा देगा। कम से कम तेरे बालों से तो हमें कोई फायदा हो। माँ जी, आप कितनी गिरी हुई हैं, थोड़े से जीरे के लिए आप मेरे बाल काट रही हैं। छोड़ दीजिए मुझे। अगर आपको बाल काटने हैं तो बरखा के काटिए, बरखा के भी तो लंबे काले घने बाल हैं। तेरी शक्ल की तरह मेरी शक्ल नहीं है, मैं तो जैसी काली नहीं हूँ, समझी?
मेरे रंग और मेरे लंबे बालों से ही मेरी खूबसूरती निखरती है। माँ जी, आप सोच क्या रही हैं? इसके बाल काटिए। बरखा के इतना कहते ही भारती कैंची से कोमल के सारे बाल काट देती है। अब कोमल के सर पर बचे कुचे बाल रह जाते हैं। भारती और बरखा उन बालों को उठाती और बाहर ले जाकर जीरे वाले को दे देती है। अब सब कोमल से बर्दाश्त नहीं होता और वो कमरे में जाकर रोने लगती है। भगवान, आप देख रहे हो ना, ये लोग मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। इन्होंने मेरे लंबे बाल काट दिए और गिने चुने कुछ बाल मेरे सर पर रह गए हैं। भगवान, इंसाफ करो। आप ही तो कहते हो ना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इनको इनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। भगवान ने कोमल की बात सुन ली थी और कोमल की बदुआ सच होने वाली थी। बरखा रोज की तरह किचन में खड़े होकर चाय बना रही होती है। बरखा गैस पर चाय रखकर अपना फोन चलाने में लग जाती है और बरखा का ध्यान गैस से हट जाता है, जिसके चलते बरखा के लंबे घने बाल गैस की आग पकड़ लेते हैं और देखते ही देखते बरखा के बाल जलने लगते हैं, जिसे देखकर बरखा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मेरे बाल कोई बचाओ, मेरे बालों को बचाओ, मेरे बाल जल रहे हैं, माँ जी बचाइए मुझे। भगवान, ये क्या हो गया? बहू तो रुक, मैं कुछ करती हूँ। भारती जैसे ही बरखा के बालों में लगी आग को बुझाने के लिए पानी का गिलास लेकर उसके पास आती है तो भारती के पल्लू में भी आग लग जाती है, जिसे देखकर अब भारती बरखा दोनों ही चिल्लाने लगती हैं। इन दोनों की आवाज सुनकर कोमल नीचे आ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूँ? इतना कहकर कोमल जल्दी से एक बड़े से बर्तन में पानी भरती है और बरखा के बालों पर डाल देती है और साथ ही साथ भारती की साड़ी पर भी डाल देती है और आग बुझ जाती है। इस हादसे में बरखा के आधे से ज्यादा बाल जल चुके थे, जिसे देखकर वो बहुत रोती है। हे भगवान, मेरे सारे बाल जल गए। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? अब हर कोई मेरे बालों को देखकर मजाक उड़ाएगा। बरखा, ये तो होना ही था। कहते हैं ना, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। आप दोनों को आपके किए की सजा आज मिल ही गई। तुम्हारे बाल जल गए और माँ जी की जान जाते जाते बची। कोमल, तुम ठीक कह रही हो, हमें हमारे किए की सजा मिल गई। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दे। मुझे भी मेरी गलती का एहसास हो गया है। भारती और बरखा को अपनी गलती का एहसास होता है। कोमल उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद अब भारती बरखा दोनों सुधर जाते हैं और कुछ महीनों में दोबारा से उन दोनों के पहले की तरह बाल आने लगते हैं। सुरेखा के चारों बेटे एक बहुत बड़ी कंपनी के बिजनेसमैन थे। तीनों बेटे अपनी पसंद की अमीर लड़कियों से शादी कर लेते हैं। सुरेखा की तीनों बहुएं मोहिनी, आकांक्षा, रूपाली फैशनेबल अपडेटेड मॉडल थीं, जो कि ज्वेलरी डिजाइन और क्लोथ्स पहनकर मॉडलिंग करती थीं। वहीं छोटा बेटा हमेशा हर सिटी का टूर करता रहता था। ऐसे ही एक दिन एक बड़ी सी टेबल पर सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अरे, वो आज तो बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया है। रामू काका, मेरी ब्लैक टी कहाँ है? और मेरे चारों बेटों के पसंद की खीर बनाई है या नहीं? मालकिन, ये रही ब्लैक टी और खीर अभी लेकर आते हैं हम। आदित्य, तू घर का सबसे छोटा है ना, तुझे पसंद है। चल आजा, बैठ, मैं तुझे आज अपने हाथ से खीर खिलाऊंगी। अरे नहीं माँ, मुझे लेट हो रहा है। आप तीनों भैया को खिला दीजिए, मुझे मनाली के लिए निकलना है। तो क्या देवर जी, आप फिर से घूमने जा रहे हैं और 10 दिन बाद आएंगे? हाँ भाभी। अरे प्रीतम जी, आप ही कुछ कहिए देवर जी से। आपकी भी शादी हो जाएगी तो आपको भी बिजनेस संभालना आना चाहिए। भाभी, मैं कुछ समय पहले बिजनेस ही संभालता था भैया के साथ, लेकिन मैं बोर हो चुका हूँ, इसलिए मैं ये ट्रिप करता हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। आप सब खाना खा लीजिए। अच्छा सुन, मेरे हाथ से एक चम्मच तो खा ले। घर जल्दी आना, अब मैं तेरी शादी कर दूंगी। ऑन वे मॉम। फिर अपनी माँ से थोड़ी खीर खाकर मनाली के लिए वो निकल जाता है, जहाँ उनकी वादियों में बहुत घूमता है, बोन फायर करता है। तभी मुलाकात उसकी एक काली लड़की शेफाली से होती है, जो कि आदित्य के दिल में बस गई थी। 10-15 दिन बिताने के बाद आदित्य उससे शादी कर उसे अपने बड़े से मैंशन में लेकर आता है, जहाँ दरवाजे पर रामू काका देखकर कहते हैं, अरे बड़ी मालकिन, छोटी मालकिन, जल्दी आइए, छोटे साहब आ गए हैं, वो भी छोटी बहू लेकर। ये सुनकर सुरेखा और तीनों जेठानी बाहर आती हैं। आदित्य, ये तूने क्या किया? कौन है ये काली लड़की और तूने इससे शादी क्यों की? नमस्ते माँ जी। माँ, आप मेरी शादी करवाना चाहती थी ना, बस मैंने भी भैया की तरह अपने पसंद की लड़की से शादी कर ली। मेरी शेफाली से मुलाकात उसी मनाली ट्रिप पर हुई थी। ओ गॉड, ये पुअर सी लड़की और काली भी है। ये हमारे घर की छोटी बहू है। मैं तो इसे अपनी देवरानी के रिश्ते में सोच भी नहीं सकती हूँ। देवर जी, आपने क्या किया?
आप इतनी दूर से ऐसी काली पीली गरीब लड़की लाए हैं? आप जानते हैं ना हमारे इस शहर में कितना नाम है, हम कितने पैसे वाले लोग हैं, क्या रुतबा है, आपको जरा सा भी ख्याल नहीं आया? बिल्कुल सही बोली दोनों बहुएं। आदित्य, मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था कि अमीर घर की अच्छी बहू लाऊंगी, गोरी चिट्टी। और ये, अरे जरा मेरी तीनों बहू को देख, कितनी मॉडर्न है, और ये उनके आसपास भी नहीं भटकती है। बस माँ, बहुत हो गया। अब मैं शेफाली के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और भैया ने भी तो अपनी पसंद की शादी की है, तो शेफाली के साथ क्या दिक्कत है? बस यही कि वो काली है। लेकिन माँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा है तो हम दोनों चले जाते हैं। नहीं, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों रह सकते हो यहाँ। दिल पर पत्थर रखकर सुरेखा शेफाली का गृह प्रवेश कर देती है। दिन गुजरते हैं। आदित्य काम के सिलसिले में 1 महीने के लिए बाहर चला जाता है और सुरेखा अपना असली रूप दिखाकर काली शेफाली पर अत्याचार करने लगती है और उसकी तीनों जेठानी भी उस पर रौब जमाने लगती हैं। बेचारी गांव की शेफाली चुपचाप सबकी बातें सुनती है, सारा काम करती है। ऐसे ही एक दिन आकांक्षा कहती है, अरे ओ कल्लू माई देवरानी, जरा इधर आना, आज मेरी पाँव में बहुत दर्द है, तो थोड़ा मसाज कर दो। जी दीदी, मैं अभी कर देती हूँ। फिर शेफाली उसके पैरों की मसाज करने लगती है। कुछ देर बाद शेफाली सबके लिए गोलगप्पे बना कर लाती है। माँ जी, ये लीजिए, गोलगप्पे खा लीजिए, मैंने सौंठ और खट्टी चटनी दोनों का पानी बनाया है। अरे वाह, ये सुनकर मेरे मुंह में तो पानी आ गया, पर इससे मेरी हेल्थ पर तो कोई असर नहीं होगा ना? अगले वीक मेरा मॉडलिंग कंपटीशन है। नहीं दीदी, मैंने हेल्दी वाले गोलगप्पे बनाए हैं। ओहो, इस काली कोयले की शक्ल देखकर तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मनहूस कहीं की हमारे घर में आ गई। चल जा यहाँ से, खा लेंगे हम। सुरेखा की बात सुनकर शेफाली आंखों में आंसू लिए चली जाती है। मोहिनी, रूपाली, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको तंग करो जितना कर सकते हो, इसके सारे कपड़ों को ही जला दो। ठीक है माँ जी। ये सुनकर मोहिनी छुपकर शेफाली के कमरे में जाकर उसके एक एक कपड़े को अलमारी से निकाल कर जला देती है। जब शेफाली वापस आती है तो उसे अपने सारे कपड़े जले हुए दिखते हैं। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? अब मैं कल सुबह क्या पहनूंगी? मेरे सारे कपड़े जल गए। कोई बात नहीं, मुझे दर्जी का काम तो आता ही है। मैं आदित्य जी के दिए हुए पैसों से कुछ कपड़े खरीद लेती हूँ, उसी के ही ब्लाउज पेटीकोट साड़ी बना दूंगी। ऐसा कहकर शेफाली बाजार से सिलाई का सामान खरीद कर लाती है और फटाफट अपने लिए 50 जोड़ी सिल लेती है। अगले दिन पहनकर वो घर का काम करती है तो घमंडी सास और उसकी तीनों बहू देखकर हैरान हो जाती हैं। ये क्या मोहिनी बहू, तूने इसके कपड़े नहीं जलाए थे जो आज ही फिर ये पहन कर आ गई है? माँ जी, मैंने एक एक कपड़ा जला दिया था, पर शाम को मैंने इसे कुछ सिलते हुए देखा था। शायद इसने अपने लिए कपड़े सिले हैं, काली दर्जी कहीं की। जो भी कहो, सिलाई तो इसने अच्छी की है। देखो कितना अच्छा ब्लाउज है और साड़ी भी अच्छी लग रही है। कम नहीं है ये कलूटन। जो भी हो, अब मैं इसे अपने घर में नहीं देख सकती हूँ। अगले दिन गलती से शेफाली से एक फोटो फ्रेम टूट जाता है। मौके का फायदा उठाकर सुरेखा उसे भरी बरसात में घर से बेघर कर देती है। फिर भी शेफाली अगली सुबह तक बैठी रहती है। तभी सुरेखा की पड़ोसन उसे कंबल ला कर देती है। बेटी, तुम्हें बहुत ठंड लग रही होगी, कांप भी रही हो। मैंने देखा है तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। देखो, तुम्हारा पति जब आएगा मैं बता दूंगी। फिलहाल मेरे साथ दूसरे शहर में चलो, मैं ये जगह छोड़कर जा रही हूँ। तब तक तुम वहीं रह लेना और इन लोगों को तो इनके कर्मों का फल मिल ही जाएगा। शुक्रिया आंटी। फिर अवंतिका शेफाली को लखनऊ शहर ले जाती है। उसकी पसंद नापसंद पूछती है। उसके बनाए हुए कपड़े देखकर उसे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कराती है, जहां उसके दर्जी के काम में और निखार आ जाता है और वो बड़े बड़े लोगों के कपड़े डिजाइन करने लगती है। वहीं दूसरी ओर आदित्य घर पर शेफाली को न पाकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, मेरी पत्नी कहाँ है? कहीं आपने कुछ कर तो नहीं दिया? भला मैं तेरी काली पत्नी को कुछ क्यों कहूंगी? वो कल मुही हमारा मुंह काला करके भाग गई अपने किसी आशिक के साथ, वो भी पैसे चुराकर। देख लिया गरीब लोगों को अपने सर पर बिठाने का नतीजा। सुरेखा की बात सुनकर आदित्य टूट जाता है। 6 महीने बीत जाते हैं। तीनों गोरी बहुएं बहुत बड़े फैशन शो में रैंप वॉक कर रही थी। जैसे ही विनर का अनाउंसमेंट होता है तो स्टेज पर 2 जज आते हैं, जिनमें से एक शेफाली और अनुष थे। जज को देखकर सास और जेठानियों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो हमारी गरीब काली देवरानी है। इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर कैसे बन गई? और ये तो जज भी है।
वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, हमने इसके साथ अच्छा नहीं किया था। देखो जो आज वो किस मुकाम पर पहुंच गई है। देखिए, मैं अभी मिस शेफाली के साथ विनर बताने आया हूँ, पर मैं चाहता हूँ शेफाली जी आप ही बताएं। यस श्योर, थैंक यू। सो इस फैशन शो के रैंप वॉक विनर हैं मिस कनिका कपूर। अरे जेठानी जी, आप यहाँ कैसे हैं आप सब? हमें साइड में आकर बात कर लेनी चाहिए। शेफाली हमें माफ कर दो, हम तीनों ने तुम्हारे साथ बहुत बदसलूकी की है। हाँ हमें माफ कर दो, माँ जी की तरफ से भी हम माफी मांगते हैं। हम उन्हें समझाएंगे तो वापस घर चलो तुम। पता नहीं मैं वो सब भूल पाऊंगी भी या नहीं। इतने में बैकस्टेज पर आदित्य भी अपनी पत्नी को देखकर रो पड़ता है। शेफाली तुम यहाँ? तुम जानती हो मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा, कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर। सच्चाई सुनेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि माँ जी और जेठानी जी ने मेरे साथ क्या क्या किया। इसीलिए मैं यहाँ आ गई। क्या तुम्हारे साथ इतना सब हो गया और मैं बेखबर था? भाभी आप तो मुझे बता सकती थी ना, लेकिन आपने भी ऐसा ही किया। अब मैं शेफाली की आंखों में एक आंसू नहीं आने दूंगा, इसलिए आप माँ को खुद कह देना अब मैं वापस घर लौट के कभी नहीं आऊंगा। मैं और शेफाली एक नई दुनिया बनाएंगे। चलो शेफाली। ये कहकर आदित्य शेफाली को एक दूसरे शहर ले जाता है, जहाँ शेफाली अपने फैशन डिजाइनिंग से बड़े बड़े लोगों के डिजाइनर कपड़े बनाती है और उसके साथ खुशी खुशी रहती है। इस तरह एक गरीब दर्जी देवरानी बड़े मुकाम को हासिल करती है।